हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के क्लास में हम लोग नीट जो री नीट होगा जून 21 में, है ना, उसके लिए केमिकल बॉन्डिंग की कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम करवा रहा हूँ। यदि ये 15-20 आपने प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर ली तो आई होप कि आपको केमिकल बॉन्डिंग की कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना। और रिलेटेड प्रॉब्लम, मैं तो एक एक एग्जाम्पल देते जा रहा हूँ, रिलेटेड प्रॉब्लम को आप ठीक से पढ़ेंगे। तो उसमें पहला प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम देखो सामने में है। फर्स्ट प्रॉब्लम कि द डाइपोल मोमेंट ऑफ टू एट डायटमिक मॉलिक्यूल्स, दो डायटमिक मॉलिक्यूल्स है ए बी एंड सी डी, और उसकी डाइपोल मोमेंट जो ऑब्जर्व वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 10.41 डिवाई and 10.27 divide respectively, while their bond lengths are 2.82 and 2.67 एंगस्ट्रम रिस्पेक्टिवली। मतलब ए बी में बॉन्ड लेंथ कितना है 2.82 और सी डी में बॉन्ड लेंथ कितना है 2.67। इन डेटा से क्या क्लियर है? दिस इंडिकेट्स दैट बॉन्डिंग इज 100% आयनिक इन बोथ द मॉलिक्यूल। दूसरा ऑप्शन है ए बी हैज मोर आयनिक बॉन्ड नेचर देन सी डी। तीसरा है ए बी हैज लेसर आयनिक बॉन्ड नेचर देन व्हाट सी डी। और चौथा ऑप्शन है कि बॉन्डिंग इज नियरली कोवलेंट इन बोथ द मॉलिक्यूल। अब ऐसे प्रॉब्लम में आपने एक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा। डाइपोल मोमेंट के बेसिस पर हम लोग कई एप्लीकेशंस है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कोवलेंट स्पेसीज में परसेंटेज आयनिक नेचर कैसे निकालते हैं। तो कैसे सॉल्व करोगे वो देख लो कि परसेंटेज आयनिक नेचर पढ़ा होगा आप लोगों ने, इक्वल टू डाइपोल मोमेंट जो ऑब्जर्व होता है, मतलब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड OBS अपॉन डाइपोल मोमेंट कैलकुलेटेड इनटू 100। अब ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट दोनों कंपाउंड का दे रखा है, एक का है 10.41, दूसरे का कितना है 10.27 डिवाई दिया हुआ है। हमें कैलकुलेटेड वैल्यू निकालना है, और कैलकुलेटेड वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, तो बॉन्ड लेंथ चाहिए। क्यों, तो यहाँ लिख देता हूँ म्यू कैलकुलेटेड इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ इनटू डी। अब Q की वैल्यू सबको पता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, और डिस्टेंस यहाँ दे रखा है कितना, एक में 2.82 एंगस्ट्रम और दूसरा में 2.67 एंगस्ट्रम। बॉन्ड लेंथ आर गिवन, इसलिए यहाँ लिखता हूँ म्यू कैलकुलेटेड किसके लिए, फॉर ए बी के लिए। तो चार्ज कितना होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इंटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है 2.82 एंगस्ट्रम, सेंटीमीटर में कर लो तो 2.82 इंटू 10 पावर कितना होगा -8 सेंटीमीटर। अब आप लोगों को पता होगा कि 10⁻⁻8 इंटू 10⁻⁻18 क्या कहते हैं 10⁻⁻18। यहाँ एक हिंट दे देता हूँ कि 10 पावर याद रखना 10⁻18 ESU सेंटीमीटर को हम लोग कहते हैं 1 डिवाई। पढ़ा होगा, जब थ्योरी पढ़ते होंगे तब ये बात पढ़े होंगे। इतना ESU सेंटीमीटर क्या कहते हैं 1 डिवाई। तब अब इसको हम लोग कर ले, ये कितना आएगा 4.8 इंटू 10 पावर कितना -10, इसको हटा दें सीधा 2.82 डिवाई हो जाएगा। क्या होता है 10⁻⁻18 जो ESU सेंटीमीटर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं 1 डिवाई। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू आ जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आता है 13.53 डिवाई। ये आ गया ए बी के लिए। फिर म्यू ऑब्जर्व्ड, म्यू कैलकुलेटेड किसका, तो फॉर सी डी के लिए भी निकाल लो, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए। देखो ऑब्जर्व वैल्यू दिया हुआ, कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल रहा हूँ, कैलकुलेटेड निकल गया। ओके, अब हम म्यू कैलकुलेटेड निकाल लें सी डी के लिए, तो ऐसे ही करेंगे 4.8 इंटू 10 पावर कितना -10 ESU इंटू 2.82, ध्यान से देखना, इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो 10⁻⁻18 सेंटीमीटर, 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर कहते हैं 1 डिवाई। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे
तो ये 4.8 इंटू 8 इंटू कितना, तो 2.82। यहाँ इसका 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 लेंथ अलग है भाई, 2.67 बॉन्ड लेंथ अलग अलग है, तो 2.67 ये क्या होगा डिवाई, और जब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये वैल्यू आता है 12.81 डिवाई, 12.81 डिवाई। अब आप बताओ ये दोनों का कैलकुलेटेड वैल्यू आ गया, दोनों का ऑब्जर्व वैल्यू दिया हुआ, तो हम लोग निकाल सकते हैं, क्या निकालेंगे? सो परसेंटेज आयनिक नेचर, परसेंटेज आयनिक, मैं न्यूमेरिकली बता रहा हूं, फिर इसका थ्योरेटिकली भी बता देते हैं। आयनिक नेचर इन एबी मॉलिक्यूल में परसेंटेज आयनिक नेचर, तो यहां देखो म्यू ऑब्जर्व, तो म्यू ऑब्जर्व कितना है 2.82 डिवाइडेड बाय म्यू कैलकुलेटेड 13.53 इंटू 100, ये आपने कर लेंगे। तो 282 में आप डिवाइड कर दोगे 3 इतना से, 282 डिवाइडेड बाय 13.53, जब आप इसको सॉल्व करते हो डिवाइड करके तो देखते हो 76.94 आता है, 76.94। आप चेक कर लेना, इतना परसेंट आयनिक नेचर है किसमें? ए बी में। इसी तरह से परसेंटेज आयनिक नेचर इन सी डी में निकालते हैं। अब सी डी में कैलकुलेट करोगे तो सी डी का ऑब्जर्व वैल्यू कितना है 2.67, लुक एट हियर 2.67, इसमें कितना था 2.82 इक्वल टू 2.67, और इसका कैलकुलेटेड वैल्यू कितना निकाला हमने 12.81 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको भी करेंगे तो 267 डिवाइडेड बाय 12.81, जब आप इसको डिवाइड करते हो तो आता है 80.23 इतने परसेंट। अब आप बताओ दोनों देख के कि दोनों ही कंपाउंड में परसेंटेज आयनिक नेचर किसमें ज्यादा है, तो यहाँ देखो सीडी में परसेंटेज आयनिक नेचर कितना है 80.23%, और इसमें कितना हुआ, थोड़ा सा फर्क है लेकिन परसेंटेज तो है। जब ऐसे इतने क्लोज डेटा हो तो आप न्यूमेरिकली करो, और यदि बहुत ज्यादा डिफरेंस है न्यूमेरिकल करने की जरूरत है ही नहीं, जिसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी हम कहते हैं उसमें आयनिक नेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, लेकिन डाइपोल मोमेंट केवल इसी पर डिपेंड नहीं करता है, किस पर, डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। हम डिस्टेंस भी देखेंगे, देखो 2.67 एंगस्ट्रॉम है, इसका है 2.82, इसकी बॉन्ड लेंथ लंबी है, ठीक है। ऐसे ही पता लगता है जो कोवलेंट बॉन्ड लेंथ हमेशा क्या होता है, लंबी होती है, आयनिक बॉन्ड लेंथ क्या होती है, छोटी होती है। तो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में पहचानने का बहुत तरीका है, लेकिन यदि क्लोज डेटा हो, फर्क ज्यादा नहीं हो, तो आप न्यूमेरिकली कैलकुलेट करेंगे। मतलब आपके लिए ये फॉर्मूला रिवीजन के लिए एकदम सबसे इंपॉर्टेंट है, आयनिक नेचर, परसेंटेज आयनिक नेचर। तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो ए बी हैज लेसर आयनिक नेचर 76.94 देन व्हाट सी डी। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अब आपके लिए दूसरा प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम, ध्यान से देखना। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर। इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो नॉन पोलर है? देखना, POCl3, CH2O, SbCl5 और NO2। एक बात याद आपने पढ़ा था, यदि लीनियर मॉलिक्यूल है तो डिफरेंट एटम होने के बावजूद भी वो क्या होता है, नॉन पोलर। यदि ट्राइगोनल प्लेनर होता है तब भी क्या होता है, नॉन पोलर। यदि टेट्राहेड्रल होता है तब भी क्या होता है, नॉन पोलर। TVP होगा तब भी क्या होगा, नॉन पोलर। तो बहुत आसान है। यदि हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें स्ट्रक्चर आप लिखते हो PCl और O, देखना फॉस्फोरस टेट्राहेड्रल में आ जाएगा। इसमें देखो CH2O, OH, हाइब्रिडाइजेशन देखना, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp2 ट्राइप्लेनर है। इसमें आप सबने पढ़ा होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, TVP निकालोगे तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, 3 बॉन्ड ये हो गया। देखो ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल, एक क्लोरीन और एक क्लोरीन, दीज आर द 5 क्लोरीन। हालांकि 2 तरह के क्लोरीन एटम है, 3 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है एक्सियल पोजीशन पर और 3 क्लोरीन का इक्वेटोरियल पर।
इसको आप कनेक्ट करो तो ये कैसा होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर। NO2 कैसा होता है, बेंट, पढ़ा होगा सबने, इट हैज बेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। तो ये टेट्राहीड्रल है। हाइब्रिडाइजेशन आपको पता चल गया है, देख लो हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखा है उसमें, पहले वाले में हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया होगा। पहले वाले में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 टेट्राहीड्रल। आप हाइब्रिडाइजेशन नोट कर ले, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, स्ट्रक्चर कैसा है, टेट्राहीड्रल, राइट। लेकिन यहाँ एक ऑक्सीजन या क्लोरीन है, सारे बॉन्ड आइडेंटिकल नहीं है, ओके। इसमें आपसे पूछा नॉन पोलर कौन होगा, तो इसकी म्यू वैल्यू 0 से क्या होगी, ज्यादा होगी, डायपोल मोमेंट होगा इसके पास। यहाँ देखो ट्रायंगुलर प्लेनर है, लेकिन सारे एटम क्या है, डिफरेंट है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, शेप है, और चूंकि डिफरेंट एटम है तो ऐसी केस में इसका भी डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 से ज्यादा होगा। इस केस में चलो ये रेगुलर टीवीपी है, सेंट्रल एटम फास्फोरस, और पांचों क्या है, क्लोरीन एटम पार्टनर है, इसमें होगा sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन और टीवीपी ज्योमेट्री है, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट म्यू की वैल्यू कितना होगा, 0। और ये बेंट है, दिखाई दे रहा होगा, बेंट, राइट, इसका बेंट शेप है, इसलिए ये डायपोल मोमेंट 0 से क्या होगा, ज्यादा। तो यदि कोई कंपाउंड नॉन पोलर होता है तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0। अब पोलर कंपाउंड के डायपोल मोमेंट हमेशा कुछ न कुछ होगा ही, इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ये SbCl5। मतलब ऐसी केस में देखो, यदि रेगुलर हो जाता है टेट्राहीड्रल तो इसकी भी डायपोल मोमेंट 0 होता है, जैसे हम कहते हैं CCl4, SiCl4 जो रेगुलर हो, CCl जो भी मीथेन लेके चलो, CH4, तो ये सब क्या होता है, डायपोल मोमेंट 0, क्यों, तो रेगुलर टेट्राहीड्रल है। ये रेगुलर नहीं है, 3 एटम क्लोरीन है, एक क्या है, ऑक्सीजन, तो बॉन्ड मोमेंट्स में फर्क है, और इस वजह से डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा, और यहाँ डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0। डायपोल मोमेंट यदि 0 किसी कोवेलेंट कंपाउंड का होता तो वो कंपाउंड हमेशा क्या होता है, नॉन पोलर हो जाता है, इसलिए नॉन पोलर स्पेसीज कौन होगा, SbCl5। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इसमें से डायपोल मोमेंट का हम अभी तक 3 सवाल देख, जो डायपोल मोमेंट आप एनसीईआरटी देखना, डायपोल मोमेंट से हमेशा प्रॉब्लम रिलेटेड रहता है। डायपोल मोमेंट में हाइब्रिडाइजेशन भी शामिल है, बॉन्ड एंगल भी शामिल होगा, VSCPR थियरी भी, इसलिए डायपोल मोमेंट में थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करवाता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। अब अमोनिया BF3 सारे मालिक कुछ लिख लो, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग अमोनिया का। अमोनिया में आप सबको पता है एक लोन पेयर है, लोन पेयर, स्ट्रक्चर लिखे तब पता लगेगा, ठीक, ओके। BF3 में आप सबने पढ़ा होगा, इसका शेप कैसा होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर, BF3 देखो ट्रायंगुलर प्लेनर, कोई लोन पेयर नहीं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है। अमोनिया सबको लिख लेते हैं हम लोग, NH3, ये NH3 था और 2 बार अमोनिया लिख दिया हमने, एक होगा BF3H2O NH3 हमने 2 बार लिख लिया ना, NH3 BF3 NH3 की जगह NF3 लिखो, NF3 यहाँ हमने क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख लिया NF3, दिस इज NF3। अब NF3 में लिखेंगे, ध्यान से देखना, NF3, यहाँ अमोनिया और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड में कंफ्यूजन होता है बच्चों का। बच्चों तो ये देखते हैं अरे फ्लोरीन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन याद रखना जो बॉन्ड मोमेंट होता है वो क्या, वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि बॉन्ड मोमेंट की डायरेक्शन क्या है। यहाँ लोन पेयर है इस पर भी, ओके। और अगला क्या है, वाटर, इसमें एक और देखो ऑप्शन वाटर है, यही सारी चीज हर जगह है। वाटर में आप लिखते हो बेंट, ओके, 2 लोन पेयर है। अब आप देखें तो सबसे इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा, या चूंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, और डायपोल मोमेंट इसका कितना हो जाएगा, 0। 120 पर होता है, डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0। अमोनिया में और इसमें देखना, आप सबने पढ़ा होगा कि बॉन्ड मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम, और ये चूंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस सब का भी बॉन्ड मोमेंट क्या होगा, टुवर्ड्स नाइट्रोजन, इसलिए यहाँ बॉन्ड मोमेंट क्या होगा, एडिटिव होगा, जुड़ जाएगा। और इस केस में आ जाओ, ये लोन पेयर है, LP मोमेंट बाहर जाएगा। अब फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देखो इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये डायरेक्शन गौर करना,
यहाँ NH बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंट टुवर्ड्स नाइट्रोजन, यहाँ NF बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंट टुवर्ड्स व्हाट फ्लोरीन, बिकॉज फ्लोरीन इज व्हाट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसलिए यहाँ डाइपोल मोमेंट यदि करोगे तो यहाँ क्या होगा, सब्ट्रैक्टिव हो जाएगा। ये मोमेंट और इस मोमेंट को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट, इसलिए इसकी जो डाइपोल मोमेंट होगी कम हो जाएगी। अब पहले इसको देख लेते हैं। वाटर में क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना, पढ़ा होगा। वाटर का बॉन्ड एंगल नियर अबाउट 104.5 होता है, चलो 105 मान लेते हैं, 105 डिग्री। डाइपोल मोमेंट इसका 0 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे कम तो किसका होगा, BF3 का, राइट, सबसे कम। और उसके बाद इन सब केस में चलते हैं, अमोनिया में चलो, ये इसमें चलो, क्या कहते हैं, ये अमोनिया के बाद NF3 में देखो, ओके, NF3 में अब इस तरह से चेक करोगे तो सबसे कम किसका होगा, BF3 का। BF3 का लिस्ट वैल्यू है, और इस सब के पास डाइपोल मोमेंट होगा। यहाँ बॉन्ड मोमेंट क्या होगा, सब्ट्रैक्टिव होगा, सब्ट्रैक्टिव, डायरेक्शन चूंकि अपोजिट है, सब्ट्रैक्टिव। और यहाँ बॉन्ड मोमेंट क्या है, एडिटिव है, एडिटिव बॉन्ड मोमेंट, एडिटिव। क्यों, तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, देखो एक ही डायरेक्शन में है। और जब वेक्टर क्वांटिटी एक ही डायरेक्शन में होता है तो क्या होता है, एडिड हो जाता है रिजल्टिंग वेक्टर। और यहाँ क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में, LP मोमेंट अवे फ्रॉम नाइट्रोजन एंड NF बॉन्ड मोमेंट अवे फ्रॉम नाइट्रोजन, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। इसलिए इसकी डाइपोल मोमेंट क्या होगी, कम हो जाएगी, किसकी, NF3 की। तो सबसे कम हो जाएगा किसका, BF3 का। उसके बाद इसका होगा, उसके बाद क्या होगा, NH3 का। इसमें भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो sp3 होगा, राइट, समझ में आ रहा है। तो उसके बाद क्या होगा, NH3 का। और यहाँ ये किसका है, अब वाटर का। तो वाटर का ऐसे टेट्राहेड्रल में आप देखते हो तो बॉन्ड एंगल कितना देखते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट देखते हैं। लेकिन इस केस में हम देखेंगे H2O NF3 H2O वाले नहीं है। तो जो भी ऑर्डर है इसमें सबसे कम होगा इसका BF3। तो BF3 सबसे कम कहाँ, यहाँ देखो, ये ऑर्डर सही हो जाएगा, BF3 फिर NF3, इसलिए कि ये सब्ट्रैक्टिव है तो कम होगा, और यहाँ एडिटिव है तो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, B। मतलब हमने 3 प्रॉब्लम केवल और केवल डाइपोल मोमेंट पर समझाया। डाइपोल मोमेंट में याद रखना, वेक्टर क्वांटिटी है तो 2 वेक्टर का रिजल्टिंग वेक्टर निकालोगे तो डायरेक्शन देखना चाहिए। पैरेलल डायरेक्शन में जाता है तो एडिटिव हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है क्या होता है, सब्ट्रैक्टिव हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि BF3 और क्या कहते हैं NH3 और NF3 के बॉन्ड मोमेंट में क्या फर्क है, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बाकी सब इजी था। ओके, अब हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम होगा 4, 5, देखते हैं पहले क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी मीन्स बॉन्ड एनर्जी, कार्बन हेलोजन बॉन्ड, किस बॉन्ड का, कार्बन और हेलोजन बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी का करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया। मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड, सब में वही है, केवल सीक्वेंस में फर्क है। तो आप सबको पता होगा कि बॉन्ड एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बॉन्ड लेंथ। कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट ए मिनट। बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर लो, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड एनर्जी, ओके, बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यदि बॉन्ड लेंथ लंबी होगी तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी। क्यों, तो लंबी बॉन्ड होगी तो वीकर बॉन्ड होगा, आसानी से ब्रेक हो जाएगा, एनर्जी कम जाएगी। अब बॉन्ड लेंथ किस पर डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज पर, जो बॉन्ड आप देख रहे हो। तो यहाँ कौन सा एलिमेंट है, फ्लोरीन, यहाँ क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो चूंकि एटॉमिक साइज आप सबने पढ़ा होगा कि रेडियस ऑफ फ्लोरीन इज स्मॉलर देन रेडियस ऑफ क्लोरीन देन ब्रोमीन, ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हो, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता होगा। एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो हेलोजन यदि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे हर जगह हेलोजन किसके साथ जुड़ा हुआ, कार्बन के साथ, CX, CF, CCl, CBr, CI। हम देखेंगे हेलोजन एटम का एटॉमिक साइज जितना बढ़ता जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी, बॉन्ड वीक होता जाएगा और बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होती जाएगी। अब बताओ, तो सबसे
सबसे ज्यादा लंबा, सबसे लंबा बॉन्ड लेंथ किसमें है? आयोडीन में। इसलिए क्या कहते हैं, CH3I का जो बॉन्ड एनर्जी होगा, याद रखना, वो सबसे कम होगा। और CF3 का जो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड है, मतलब मिथाइल फ्लोराइड का बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। तो इस बेसिस पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिखेगा? ये देखो, बॉन्ड इंथैल्पी की बात है, राइट। देखो ये बॉन्ड लेंथ है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी तो बॉन्ड वीक होता जाएगा, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? कम होती जाएगी। मतलब सबसे जो बॉन्ड इंथैल्पी की बात देखोगे, बॉन्ड एनर्जी की बात देखोगे, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसमें होगा? मिथाइल फ्लोराइड में। और सबसे कम कम होगा बॉन्ड एनर्जी किसमें? मिथाइल आयोडाइड में। क्लियर? नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5 है कि मैच, इसको आप मैच करना है। कॉलम 1 में जेनन का फ्लोराइड, जेनन का कंपाउंड्स है, देखो लिखा है मैच द जेनन कंपाउंड्स इन कॉलम 1 विच इट्स स्ट्रक्चर इन कॉलम 2 एंड असाइन द करेक्ट कोड। और करेक्ट कोड को आप असाइन करें, मतलब मैच द टेबल है। अब आप बताओ, स्ट्रक्चर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन चाहिए और लोन पेयर चाहिए। तो बताओ XeF4 में, चेक करके बताना, XeF4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? जल्दी बताना। sp3d2। देखो इस जेनर पर कितने लोन पेयर होंगे? 2। लिखते भी जा रहा हूं, था नहीं, आपको असाइन करनी होगी। ठीक है, 6 बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? यहां लिख देता हूं, XeF4 में हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करें, हाइब्रिडाइजेशन, और यहां लिखता हूं LP, और यहां लिख लेता हूं शेप उसका क्या होगा, शेप स्ट्रक्चर क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी। तो XeF4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3d2। देखो होगा। और लोन पेयर कितने हैं? 2। लोन पेयर कितने हैं? 2 लोन पेयर है। अब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में 2 लोन पेयर हो जाए तो उसका जो आप लिखते हो, शेप लिखते हो, तो दोनों लोन पेयर को आप हटा देंगे। दोनों लोन पेयर को हटा दोगे तो कैसा दिखेगा? स्क्वायर प्लेनर दिखेगा। देखो लोन पेयर हटा दिया तो इसका शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। क्यों? इसका स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में से 2 लोन पेयर एक्स जेड एक्सिस पर जो है उसको हटा दो तो बच जाएगा कौन सा चीज? स्क्वायर प्लेनर। फिर है XeF6। XeF6 इसमें आप देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3d3 हो जाता है, sp3d3। क्यों? तो इसमें 1 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर बच गया। इसमें लोन पेयर कितना था? 2। ठीक है, समझ में आ गया। और इसमें लोन पेयर कितने? 1। अब sp3d3 होता है तो हम लोग क्या लिख देते हैं? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या लिखते हैं? PBP। अब PBP स्ट्रक्चर में 1 लोन, BSEPR थ्योरी में होगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में 1 लोन पेयर हो जाता है तो इसका शेप कैसा होगा? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या पेंटागोनल पिरामिडल। वो ऑप्शन में है ही नहीं, पेंटागोनल पिरामिडल नहीं है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। उसके बाद है XeOF4, चेक करना। ठीक है, तो इसमें अब हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे, पता चल गया होगा। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा कौन सा चीज? फिर यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा कौन? या देखो, या लोन पेयर बच जाएगा एक जेनन के साथ, 4 जेनन है, 4 बॉन्ड, तो यही हो गया। और उसके बाद एक इधर इसके साथ, इसके साथ, तो इसका हो जाता है। जब निकालेंगे XeF4 में, आप निकाल लो। कैसे निकालोगे? तो इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 8। यहाँ इसका जेनॉन का, और पार्टनर एटम कितना? 4। ऐसे भी देखो तो 4 तो BP हो गया, 4 BP हो जाएगा तो 2 तो लोन पेयर बनेगा, तो 1 लोन पेयर इसके साथ आ जाएगा, बॉन्ड बना लेगा ये। 4 1 5 1 6, यानी यहाँ भी क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन लोन पेयर यहाँ कौन? सॉरी, स्ट्रक्चर लिख लें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, यहाँ हो जाएगा कितना? 1 लोन पेयर है। ओके, अब ऐसी केस में यहाँ आप जब देखोगे तो इसमें कितने बच जाएंगे? इसका स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहेड्रल, लेकिन 1 लोन पेयर है। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में 1 लोन पेयर हो जाता है तो उसका शेप कैसा होता है? शेप हो जाता है स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, और उसके बाद XeO3, ये तो सबको पता है, XeO3 में हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3
और लोन पेयर कितना है इसमें, लोन पेयर है कितना, एक, वन लोन पेयर। टेट्राइडल स्ट्रक्चर, टेट्राइडल स्ट्रक्चर में यदि वन लोन पेयर आ जाता है तो शेप कैसा होता है, पिरामिडल। अब आप बताओ, इसको चेक करके आंसर मिल जाएगा। अब कैसे ड्रॉ करते हैं आप खुद देख लेना, मैंने यहाँ बता दिया। तो बताओ XEF4 का स्क्वायर प्लेनर लिखा है, XEF4 का स्क्वायर प्लेनर मतलब इसका कोडिंग किसके साथ करेंगे, सॉरी स्क्वायर प्लेनर है, यहाँ करो स्क्वायर प्लेनर 2, ए का होगा 2 के साथ, ठीक है। फिर चलो XEF6 का डिस्टॉर्टेड ऑक्टाइडल मतलब इसका हो जाएगा 3, ओके। फिर XEF4 में देखना, XEOF4 इसमें क्या है, स्क्वायर पिरामिडल, तो क्या लिखेंगे, नंबर 4। और XEO3 का हो जाएगा कौन सा, नंबर 1, ये होगा करेक्ट। अब कोडिंग के चेक कर लेंगे, तो ए का क्या होना चाहिए, 2 वाला बस यही है, ऊपर में दे रखा है ना। और बी का क्या हो गया, 3, बी का 3, और सी का क्या हो गया 4, और डी का क्या हुआ 1, इसलिए करेक्ट कोडिंग कौन सा होगा, ए। तो ऐसी केस में आप हाइब्रिडाइजेशन निकालें, हाइब्रिडाइजेशन के बाद स्ट्रक्चर निकालो, लोन पेयर को काउंट करो, लोन पेयर के काउंट करने के बाद जब आपको फिर डाउट लग रहा है तब उसके बाद लोन पेयर को हटा दो, बच जाता है, दैट इज व्हाट ज्योमेट्री मतलब शेप। अब हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम होगा 6। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, छोटे छोटे प्रॉब्लम है, तो एक ही बार इसको मेंशन कर ले, 6, 7, 8। क्वेश्चन नंबर 6 है द हाइब्रिडाइजेशन, ये तो सबको पता होगा, हालांकि एक बार ये PYQs का सवाल है इसलिए हमने डाल रखा और फ्रिक्वेंटली पूछे गए, ठीक है, इसलिए इसीलिए डाल दिया है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रोनियम आइन, नाइट्रेट आइन एंड अमोनियम आइन, तीनों नाइट्रोजन का स्पेसीज का आइन है, अमोनियम आइन, नाइट्रेट आइन और नाइट्रोनियम आइन। इनमें नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया था, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट, है ना। तो इसमें यदि कैलकुलेट करोगे तो सबको पता है नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, कितना हो गया, निकल गया 2, टोटल निकालोगे तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या हो जाएगा, NO2 में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, NO2 प्लस नाइट्रोनियम आइन लाइक CO2 है, आप इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, पता चल गया होगा। फिर है नाइट्रेट आइन, तो नाइट्रेट आइन में निकालोगे तो इसमें क्या होगा, sp2, डायरेक्ट निकाल लेते हैं, इसमें sp2 होगा किसमें, नाइट्रेट आइन में। और अमोनियम आइन में टोटल देखो 4 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे या 3 ही बॉन्ड बनता है, इस वजह से कितना होगा sp2, और अमोनियम आइन में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा sp3। सिंपल है प्रॉब्लम, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी। हाइब्रिडाइजेशन निकालने आता है, मैंने एक बार ट्रेनिंग के तौर पर डाल दिया आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, यदि ऐसा दे दे, पेयर दे रखा है, पेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, O2 एंड नाइट्रोनियम आइन, साइनाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, और नाइट्रोजन और O2 माइनस आइन मतलब सुपर ऑक्साइड आइन है, ठीक है, सुपर ऑक्साइड आइन। अब आप हमें ये बताओ, जब बॉन्ड ऑर्डर निकालना तो हर जगह कैलकुलेट नहीं करते, कुछ याद रखना, रूल पढ़ा होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज जितने भी होते हैं उन सारे स्पेसीज में बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इक्वल। क्यों, तो उसका मॉलिक्यूलर डायग्राम बिल्कुल क्या होता है, सिमिलर होता है, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होता है, बॉन्डिंग और नॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी सेम होते हैं। मतलब इसके लिए हिंट दे रहा हूं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हैव, बगैर कैलकुलेट किए कर लोगे, हैव इक्वल बॉन्ड ऑर्डर। इस सब में बॉन्ड ऑर्डर हमेशा इक्वल होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में क्यों, तो बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। अब आप देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन का 6 और ऑक्सीजन का 8, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा 14। इसमें देखो नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, कितना होगा 15 इलेक्ट्रॉन। क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, नहीं है। O2 16, नाइट्रोजन का 7 और ऑक्सीजन का 8, 15 में से एक चला जाएगा, कितना हो गया 14। इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहा हूं, इसमें चलो कार्बन का कितना 6 और नाइट्रोजन का कितना हो गया 7, तो 13 और एक ऐड कर देंगे तो कितना होगा 14। यहां भी देखो 14 इलेक्ट्रॉन,
इसमें चेक करो तो 14 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन होगा, 2 ऑक्सीजन है तो 16, एक और जुड़ गया तो कितना हो गया 17। अब आप बताओ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज इसमें कौन सा है, ये दोनों में 14 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इस सब का बॉन्डर क्या होगा इक्वल। जब आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में तो वहां ये सारी बातें सीखे होंगे। देखो क्या सब N2CO CN माइनस NO प्लस, है ना, ध्यान से देखना, O2 2 प्लस, O2 2 प्लस। देखो ये जितने भी स्पेसीज है सब क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो नाइट्रोजन में बॉन्डर 3 होता है तो इस सब में भी बॉन्डर क्या होगा 3 ही होगा। मतलब जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हो तो उसमें बॉन्डर हमेशा क्या होता है इक्वल होते हैं। इस मंत्र को, बल्कि महामंत्र को याद रखना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है इक्वल बॉन्ड ऑर्डर। इस बेसिस पे कौन सा होगा 3। अब इसमें चलते, फिर इसमें कहता है मॉलिक्यूल दे रखा है और उसकी शेप या ज्योमेट्री भी लिख रखा है। कहता है आइडेंटिफाई द रॉन्गली मैच्ड, जिसकी मैचिंग गलती है, गलत है। कई बार बच्चे रॉन्ग, राइट और रॉन्ग पढ़ने में दिक्कत कर लेते हैं, करेक्ट के जो इनकरेक्ट सोच लेता है, उसका तरफ बिल्कुल ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ठीक है। यहाँ लिखा है रॉन्गली मैच्ड, जो जिसकी मैचिंग रॉन्गली है उसको चेक करना है। तो शेप या ज्योमेट्री कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से और लोन पेयर से। तो बताओ PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ sp3d और Lp कितना होगा 0, लोन पेयर कुछ है ही नहीं। तो sp3d है तो स्ट्रक्चर होना चाहिए कौन सा चाहिए TBP, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। इसकी शेप भी होना चाहिए TBP, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। जबकि पहला ही आंसर था, पकड़ में आ गया। देखो क्या लिखा, ट्रायंगुलर प्लेनर लिखा है। इसकी शेप भी होगा, यदि लोन पेयर नहीं होता तो जो स्ट्रक्चर होता वही क्या होता शेप होता। तो TBP स्ट्रक्चर, TBP शेप। अब चलते हैं SF6 पे। SF6 में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, याद रखना D2, sp3d2। स्ट्रक्चर कैसा होगा ऑक्टाहेड्रल। और लोन पेयर नहीं है भाई, नो, Lp0। तो जो इसका स्ट्रक्चर है यही इसका क्या होगा शेप होगा, यानी कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर सही लिखा है, शेप सही लिखा। BeCl2 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp, राइट, कोई लोन पेयर नहीं है इसलिए ये कैसा होगा लीनियर, और इसलिए शेप भी क्या होगा लीनियर। NH3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3, ठीक है, ओके। हाइब्रिडाइजेशन sp3, यह हो जाएगा कौन सा चीज टेट्राहेड्रल। इसमें 1 लोन पेयर होता है, लोन पेयर 1 पढ़ा होगा। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में 1 लोन पेयर होता है तो शेप कैसा होता है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, सॉरी ट्रायंगुलर पिरामिडल, ठीक है, पिरामिड की तरह। इसलिए ये भी सही है और ये ऑप्शन क्या है गलत है, यानी ये जो A है ये रॉन्गली मैच्ड है, यानी आप टिक लगाएंगे किसमें A में। समझ में आ गया। मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए जो टिप्स बताते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन लिंक भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एक बार जिसको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने में दिक्कत है वो जरूर एक बार देख लेना, ठीक है, ओके। तो अब हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 9। Which amongst the following is in incorrect statement? इसमें से याद यही बात कहा था, कई बार बच्चे करेक्ट पढ़ लेता, तो इसको याद रखना, आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन सा होगा। जो गलत स्टेटमेंट है उसको ऑप्ट करना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखो C2 is diabatic, B2 is paramagnetic and H2 plus ion is paramagnetic, O2 plus ion is diamagnetic। तो इसके लिए क्या करना होगा, एमओ डायग्राम लिखना होगा। आपने पढ़ा होगा कि इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, यदि रहता है तो हम क्या कहते हैं पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। क्यों, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है म्यू एस, इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा होती है। इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है किसी भी मॉलिक्यूलर एटम में, आइदर इन बॉन्डिंग और इन एंटी बॉन्डिंग, तो डायग्राम लिखना पड़ेगा भाई। तब ऐसे केस में ये स्पेसिफिक क्या होता है डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। तो C2 कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना 6, ठीक है, 12 है। तो इसमें आप देखोगे तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं पेयर्ड,
इसलिए ये भी क्या है, करेक्ट है। B2 पैरामैग्नेटिक होता है, ये भी करेक्ट है। अब निकालना, इस केस में μs वैल्यू कितना होगा, 0, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन ओनली फार्मूला, ठीक है। इसलिए कि यहाँ n की वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है यदि इलेक्ट्रॉन, n इज द व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ n की वैल्यू कितनी होती है, 0। और आप सबने पढ़ा था, एक फॉर्मूला बता देता हूँ, μs इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n+2 यूनिट होता है बोर मैग्नेटोन, Bm इस मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट होती है। तो ऐसी केस में आप देखेंगे तो ये H2 प्लस में है, H2 मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक निकल गया, एक बच जाएगा, कितना होगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसमें, सिग्मा 1s बॉन्डिंग है मोमेंट। और O2 में आपने पढ़ा होगा कि एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूल्स पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अनपेयर्ड, पाई x स्टार और पाई स्टार में एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था। अब उसमें से एक निकल गया तो बच गया एक, तब भी तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी। डिटेल के लिए आप एमओ डायग्राम एक बार देख लेना। फिर है नेक्स्ट प्रॉब्लम, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब क्या होता है, विद इन द मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर बन जाता है तो क्या कहते हैं, इंट्रा। और यदि बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, इंटर। तो यहाँ देखना पैरानाइट्रोफिनॉल, तो मैं यहाँ स्ट्रक्चर लिख देता हूँ पैरानाइट्रोफिनॉल का। यहाँ देखो फिनॉल, और आप खुद बता देंगे कि क्या यहाँ सपोज यहाँ है कौन सा चीज, NO2, ओके, NO2, और यहाँ OH। अब बताओ क्या इस दोनों ग्रुप में कभी बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, नहीं बनेगा। ये हमेशा क्या बनाएगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में बनता है। और इसलिए पढ़ा होगा कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हाइयर होती है। यहाँ देखो OH बॉन्ड, NO2, फिर यहाँ भी बॉन्ड बनता जाएगा। मतलब ये जो बॉन्ड है, दिस इज व्हाट, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में देखो, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल यहाँ क्या है, 1,2 नाइट्रोफिनॉल कहते हैं, कहीं भी लगा लो। सपोज यहाँ लिख दिया आपने NO2, ठीक है, और यहाँ लगा लिया OH। अब आप देखना OH है तो पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन और नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन क्लोज कांटेक्ट में, तो यहाँ जो बॉन्ड बना ये क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें क्या है, इंटर। ऐसी आइस में क्या लिखते हैं आप, पता होगा, वाटर है ये, फिर इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इधर भी H, फिर यहाँ भी जुड़ता जाएगा। तो ये कौन सा है, इंटर। आइस में भी इंटर है, और HF में भी क्या होता है, इंटर, एक HF दूसरे से जुड़ता जाएगा। इसमें भी होगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर। इसमें भी क्या होगा, इंटर। तो आपका इंट्रा वाला ऑप्शन पूछा गया, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें प्रेजेंट होगा। और इसीलिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल के मिक्सचर को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। क्यों, तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, डिफरेंस होता है। और डिफरेंस होता है ड्यू टू डिफरेंस इन द नेचर ऑफ व्हाट, सेकेंडरी बॉन्ड, मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बढ़ जाती है। राइट, समझ में आ गया होगा। अगला है द इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन कंटेन्स सिग्मा बॉन्ड, उसकी संख्या मान लिया x, पाई बॉन्ड को मान लिया y, और लोन पेयर को मान लिया Z। तो इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन में कितने सिग्मा, कितने पाई और कितने लोन पेयर है, तो स्ट्रक्चर लिखोगे। या देखते, या मैं पहले स्ट्रक्चर लिखूं, ये है एसीटोन, CH3 CO CH3, लेकिन ये एसीटोन का कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म, कार्बोनिल ग्रुप है, कीटो फॉर्म है। और यही जब टॉटोमेराइज होगा, पढ़ा होगा टॉटोमेराइजेशन में, कार्बोनिल ग्रुप के साथ यदि कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन होता तो वो माइग्रेट हो जाता OH पर, टॉटोमेराइजेशन होगा। CH3 स्ट्रक्चर में लिख लेता हूँ, OH इस पर आ जाता है OH, है ना। इनॉल है CH2, देखो ये है एसीटोन,
लेकिन ये एसीटोन का कौन सा फॉर्म है? इनॉलिक फॉर्म। इनॉलिक फॉर्म, एसीटोन का इनॉलिक फॉर्म है ये। अब इस इनॉलिक फॉर्म में आपसे पूछा गया सिग्मा पाई कितने होंगे, तो देखो याद रखना ऑक्सीजन पर दो दो लोन पेयर है, तो ये सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे। तो सारे सिंगल बॉन्ड में क्या होता है सिग्मा, डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा होगा, तो यहाँ से काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे? सिग्मा हो जाएंगे 9। ओके, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, पाई बॉन्ड कितना होगा? 1, और लोन पेयर कितना है? एलपी है कितना? 2, यानी इसमें 9x 1y और 2z होना चाहिए, तो 9x और क्या लिखा? 1y 9x, अब पाई कितना होना चाहिए? 1, ओके, और एलपी कितना होना चाहिए? 2। ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपके पास? 9x 1y 2z, यानी ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर? तो इस तरह से आप देखेंगे जब स्ट्रक्चर हो किसी भी कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग सारे कंसेप्ट पर है, आपका यदि कंसेप्ट क्लियर है तो आप सभी सवालों का जवाब सही सही दे देंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पर। ठीक है, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल के बारे में पूछा गया है। याद रखना हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR थ्योरी, मेनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के बेसिस पर आप बॉन्ड एंगल के एक्सप्लेनेशन देते हैं। किस किस में? H2S, अमोनिया, BF3 एंड सिलेन है SiS4। इसमें बॉन्ड एंगल निकालने का तरीका, सबसे पहले तो आप हाइब्रिडाइजेशन देखो कि इसमें क्या है, तो आओ उसके बाद देखेंगे LP। यहाँ मैं लिखूँ H2S में 2 लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3, राइट, 2 लोन पेयर है। अमोनिया में अमोनिया 1 लोन पेयर है, यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। BF3 में देखो, BF3 में हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2, मतलब इसका कैसा होगा? ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। और SiS4 में भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। तो पहले तीनों sp3 वाले में देखो, यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है, यहाँ 1 लोन पेयर, यहाँ 2 लोन पेयर। आपने पढ़ा था कि जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ता जाता है, सेंट्रल एटम पर लोन पेयर बढ़ाते जाओ, LP रिपल्सन स्ट्रांग होता जाएगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा? छोटा होने लगेगा। तो सबसे छोटा जो बॉन्ड एंगल होगा, इसमें खुद पता चल गया होगा, सबसे छोटा बॉन्ड एंगल। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन रह गया, अमोनिया, H2S और SR, एक होगा BF3, यहाँ रह गया था BF3, वो भी नोट कर लेता हूँ, BF3 एक और रह गया था। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब BF3 में कैसा हो जाएगा? BF3 होता है स्कैपेनर, स्कैपेनर होगा तो इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री, क्या देखना, और टेट्राइडल होगा तो 109 डिग्री। ओके, 109 डिग्री 28 मिनट। इन तीनों में टेट्राइडल है, 109 डिग्री होना चाहिए, लेकिन इसमें लोन पेयर एक भी नहीं है, 2 लोन पेयर है। इसमें कितना? 1 लोन पेयर। तो यहाँ LP रिपल्सन है, इसमें कौन सा रिपल्सन है? LP रिपल्सन। इसमें है LP-BP रिपल्सन, और इसमें है BP रिपल्सन, BP रिपल्सन। मतलब SiS4 जो सिलेन है उसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109 डिग्री ही रहेगा, इसमें उससे छोटा हो जाएगा 107 डिग्री, और H2S में तो बहुत छोटा होता है, 96 डिग्री हो जाता है। तो सबसे छोटा बॉन्ड एंगल किस में होगा? H2S में, और सबसे लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल किस में होगा? BF3 में। H2S और BF3 दोनों है, और उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि इससे लार्जर किस में होगा? अमोनिया में, वहाँ LP-BP रिपल्सन है, और SiS4 में कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं है। इसका मतलब होगा कि इसमें सबसे, अब आप देख लो, ये H2S, अमोनिया, SiS4 और BF3, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस बेसिस पर देख लिया। अगला सवाल है, द पोटेंशियल एनर्जी Y कर्व फॉर H2 मॉलिक्यूल एज ए फंक्शन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस x, जो हाइड्रोजन है, क्या कहते हैं? डिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, 2 हाइड्रोजन एटम जब बॉन्ड बनाता है HS बॉन्ड, उसके बीच की डिस्टेंस दे रखा कितना? x, और ये इसका
लिखा पॉइंट प्लेस लिखा L, इसको लिखा M, इसको N। तो कहता द प्लेस वेयर देयर इज नाइदर अट्रैक्शन नॉर रिपल्सन, मतलब दोनों हाइड्रोजन एटम फ्री है। तो यहाँ आके देखो इस केस में यहाँ पे शेयरिंग हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हुआ, शेयरिंग किया, मतलब यहाँ बॉन्ड बना, यहाँ H2 मॉलिक्यूल बन चुका है। क्योंकि जैसे जैसे पोटेंशियल, जब बॉन्ड बनता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ड्रॉप होता है। तो यहाँ आके बॉन्ड बन गया HH, और उसके बाद फिर आप यदि ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाते जा रहे हो, देखो बढ़ता गया तो ये इन्फिनिटी पर जा रहा है, देख रहे हो इन्फिनाइट, ये पैरेलल हो रहा है। तो इस पोजीशन में इस एन पॉइंट पर दो हाइड्रोजन एटम मतलब बॉन्ड आपने ब्रेक कर रखा है, यहाँ तो दोनों अटैच है, यहाँ क्या हो गया, फ्री हो गया, आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम्स हो गए, मतलब यहाँ न तो अट्रैक्शन होगा न रिपल्सन होगा। इसलिए पॉइंट एन पर यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, एन। इसी से मिलता जुलता इस बार जेई में मेंस में भी आया था प्रॉब्लम, उसमें ये पूछा था कि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस एल और एम, ठीक है, कितनी एनर्जी लॉस होगी। तो यहाँ एनर्जी और यहाँ क्या हुआ, मिनिमम एनर्जी। देखो ये पोटेंशियल एनर्जी था, ड्रॉप हो रहा है, तो इतनी एनर्जी जब रिलीज होगा तभी जाके HH बॉन्ड बनेगा। तो वहाँ इस पर सब्ट्रैक्टिव पर था, लेकिन यहाँ डायरेक्ट आप इस टाइप के प्रॉब्लम को याद रखें। लास्ट प्रॉब्लम है सेलेक्ट द पेयर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। अब बताओ आइसो स्ट्रक्चरल कह सकते हो, आइसो स्ट्रक्चरल, ठीक है, आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक या आइसो स्ट्रक्चरल की बात को तो बेहतर है। इस प्रॉब्लम को थोड़ा मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, उसके बाद डिस्कस करता हूँ। आइसो स्ट्रक्चरल है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं, आइसो स्ट्रक्चरल, इसको करेक्ट है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक इजी है, आइसो स्ट्रक्चरल, आइसो स्ट्रक्चरल, आइसो स्ट्रक्चरल स्पेसीज समय क्या है। तो आइसो स्ट्रक्चरल स्पेसीज में बस एक ही कंडीशन है कि नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, सेम। क्या होना चाहिए, नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सेम होनी चाहिए, और उसकी जो ज्योमेट्री है, शेप होना चाहिए सेम। तब हम सबका अलग अलग देख लेते हैं। NF3 में और BF3 में यहाँ तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। NF3 में नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर भी है, 3 है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। हाइब्रिडाइजेशन ही अलग हो गया, कभी नहीं होगा। यहाँ देखो BCl3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। अब BrCl3 तो ब्रोमीन पर तो 2 लोन पेयर भी है, याद रखना 2 लोन पेयर है, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d, कभी नहीं होगा ये। अरे ब्रोमीन के 7 वैलेंस सेक्टर होते ना, दो लोन पेयर बच गया और 3 हो गया BP। अब चलो इसमें चलते हैं। तो यहाँ बोरॉन के पास एक देखो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। अमोनिया में देखो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो आइसो स्ट्रक्चरल स्पेसीज के लिए कंडीशन याद रखना, आइसो स्ट्रक्चरल के लिए कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन है कि सेम नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो, सेम नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो, और सेम उसका शेप भी होना चाहिए। देखो अब निकालोगे इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राइडल, लोन पेयर नहीं है तो शेप भी यही होगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, टेट्राइडल, यानी कि लोन पेयर नहीं है तो शेप भी क्या होगा, सेम। तो सेम नेचर ऑफ, आइए पॉइंट याद रखना, आइसो स्ट्रक्चरल स्पेसीज के लिए सेम नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड सेम ज्योमेट्री या शेप, जो भी लिखो, सेम ज्योमेट्री होनी चाहिए, या इसी को लिख देता हूँ शेप। सेम ज्योमेट्री या सेम शेप होगा तभी जाके वो स्पेसीज क्या होगा, आइसो स्ट्रक्चरल होगा। इस बेसिस पर यदि हम लोग देखें तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हमने केवल यह 14 प्रॉब्लम्स बताया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसी से मिलता जुलता, हमने आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड पर प्रॉब्लम नहीं दिया, चूंकि सिंपल है तो उसको भी एक बार रिवाइज कर लेना। विश यू ऑल द बेस्ट, और पढ़ो, और अपनी इस बात को यदि अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड से शेयर करो, ठीक है। हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें एक नया चीज केमिकल बॉन्डिंग बताएंगे, फॉर्मल चार्ज, ठीक है। इस बार हालांकि जो 3 मई को हुआ था उसमें एक प्रॉब्लम आया भी था। ओके, बाय बाय, खूब खुश रहो, मन से पढ़ो।